तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बोर्ड प्रेप बाय आई क्वांटा में। और आज के वन शॉट में मैं लेकर आया हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th के साइंस का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर। और याद रखना, अगर आप लोगों ने आज का ये कंप्लीट वन शॉट देख लिया ना, तो इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मतलब है कि सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है वो भी यहां पर दिया हुआ है, और किस तरह से टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है भाई, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है। जब हमारी पूरी बॉडी एक साथ, यानी कि एक या एक से ज्यादा ऑर्गन जब एक साथ मिलकर के कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल करने का जो काम है बेटा, वो किसके पास है, ब्रेन के पास है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आपने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन एक साथ हमारे पास काम कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन है। आपने देखा होगा ना, आप लोग स्कूल में जाते थे, अब तो जाते थे क्योंकि अब तो बंद हो गए होंगे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि टीचर क्या बोलता है कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो। कहने का मतलब जब एक या एक से ज्यादा बच्चे मिलकर के उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करा। सेम कंडीशन हमारे ऑर्गन के साथ होती है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम अपने हाथ को मूव करना चाहते हैं, तो अकेला मसल तो इसमें हेल्प नहीं करेगा भाई, ब्रेन से रिस्पांस भी तो जाएगा ना। तो मतलब अगर मैं सिर्फ अपने हाथ को मूव भी करना चाहता हूं ना, बोलना भी चाहता हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो भी वहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, अदरवाइज भी ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आया। अब बात आती है कि जो जैसे अगर हम कहीं पर हैं या फिर हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन होता है स्टिमुलस। मैं आपको ना पहले छोटे छोटे से टर्म बता देता हूं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सिंपल है। अब जब वो एक साथ कंट्रोल में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रहता है, तो हमने बोला भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। स्टिमुलस का मतलब आप मान लो कि बाहर से कोई भी ऐसी चीज, एक्सटर्नल कोई भी ऐसी चीज जिसके बिहाफ पर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टिमुलस। समझ में आया। तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है भाई, एक होता है एनिमल के अंदर और एक होता है हमारा प्लांट के अंदर। सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं बात करता हूं एनिमल के अंदर कौन कराता है, तो एनिमल के अंदर कराने वाला कौन है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये दोनों क्या चीज है, तो भाई नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जब पूरा न्यूरॉन्स मिलकर के काम करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या हुआ सर, जो हार्मोन से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एड्रीनलिन, सुना होगा आप लोगों ने ग्रोथ हार्मोन सुना होगा। तो इस तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं ना, इसका मतलब है ये काम करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम का मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हमें समझ में आई। तो प्लांट के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं प्लांट के लिए प्लांट की मूवमेंट और प्लांट के हार्मोन। सिंपल, ये सारी चीजें हमारे पास होती है। प्लांट में कोऑर्डिनेशन कौन कराता है, उनके लिए मूवमेंट और हार्मोन्स में हेल्प। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है, तो मैंने बोला दो चीजें हमारे पास दी हुई है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर देखो दो चीजें हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है सेंट्रल और ये लिखा है पेरिफेरल। मैं इसे थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को यहां पर चीजें क्लियर समझ में आ जाए। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है इतना, ये लीजिए। तो सेंट्रल और पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, आप अपने हाथ पैरों को ना ऐसे करके खड़े हो जाइए, तो बीच में जो आपके पास पार्ट आ रहा है वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इधर उधर जितना भी आपके पास पार्ट आ रहा है, नहीं हाथ में पैर में इधर उधर जो हमारे पास सप्लाई है, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपल सी चीज है। अब एक बार देखते हैं। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने बोला कि अपने हाथों को ऐसा करके खड़े हो जाए, तो आपके पास क्या आएगा, ब्रेन आएगा। ब्रेन के साथ क्या आएगा भाई, स्पाइनल कॉर्ड आएगी आपकी, हाँ या ना। तो अगर हम बात करें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो आता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, लेकिन क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स यानी क्रेनियल नर्व, और आपकी स्पाइन से निकलने वाली नर्व यानी स्पाइनल नर्व, ये जो पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। क्लियर है। अब आपका जो ब्रेन होता है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या होता है, हमारा आगे वाला पोर्शन। मिड ब्रेन क्या होता है, हमारा बीच वाला पोर्शन। हाइंड ब्रेन क्या होता है, हमारा पीछे वाला पोर्शन। आप लोगों ने सुना होगा पीछे भी दिमाग होता है, छोटा सा, है ना। ये चीज, ये यहां से हमें समझ में आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आप लोग यहां पर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि भाई ब्रेन से निकलने वाली कौन सी हो गई, हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हो गई, और जो हमारे आसपास से निकल रही है वो हमारे पास क्या होगी, स्पाइनल नर्व हो गई। तो सेंटर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे पास जो ऊपर की प्रेजेंट है, जिसे आप लोग भेजा बोलते हैं, वो है हमारा ब्रेन। आगे चलते हैं। अब बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस मतलब आप ऐसा समझिए कोई भी एनवायरनमेंट में अगर चेंज आएगा,
आपके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक्ट करोगे ना। तो वो एक्ट करने के लिए जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, याद रखना। जैसे बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप फिर उसके हिसाब से कपड़े पहनेंगे। अब अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाए, ठंड हो जाए, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, ये एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देखो जैकेट डाल ली या फिर जो भी आप कपड़ों की लेयरिंग करना चाहते हैं। कहने का मतलब स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज। सिंपल सी चीज, क्या इतना क्लियर है? इसे एक बार आप लोग देखिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब इतना अगर आप लोग समझ गए, जैसे अगर हम बात करें लाइट, साउंड, स्मेल, सब चीज आप लोगों ने यहां पर नोटिस कर लिया। ये देखिए, ये आपके पास यहां पर आ जाते हैं एग्जांपल, आप इसे नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आ गए, टेम्परेचर भी आता है यहां पर। क्या इतना क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। फिर आते हैं रिसेप्टर क्या होंगे। भाई रिसेप्टर का मतलब है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट जो उस सिग्नल को रिसीव करके उसके लिए एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपकी आंखें, आपकी आंखें क्या करती हैं, फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, यानी देखने का काम करेंगी। सिंपल सी चीज है। लोकेशन आप जानते हैं, फंक्शन क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करना, सिंपल। अब कान की अगर बात करें तो ये हो गया फोनो रिसेप्टर। भाई सुनते हो ना, तो वो भी तो स्टिमुलस है। आप लोग बाहर से कुछ आवाज सुन रहे हैं तो वो भी तो स्टिमुलस है ना। तो हमारे पास एक हो गया थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर को, मतलब टेम्परेचर को एक तरीके से मापने वाला। मापने वाला मतलब वो तो थर्मामीटर हो गया। हमारी बॉडी, स्किन, टेम्परेचर को मेजर करना छोटे से अमाउंट में, मतलब टेम्परेचर चेंज को पहचान लेना, ऐसा मानिए। उसे हम लोग बोलते हैं थर्मोरिसेप्टर। कहां पर लोकेशन होती है, स्किन पर लोकेशन होती है, दैट्स इट। हमारे हाथ पे देखिए ना, स्किन प्रेजेंट है। मैं अगर यहां पर हाथ रखूं, मुझे पता चले भाई ठंडी हवा रही है, तो मैं एकदम हाथ को हटा लूंगा क्योंकि अभी ठंड हो रही है। लेकिन अगर गर्मियों में आप लोग रखें तो आपके हाँ मजा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज है। इसी तरीके से जो आपकी नोज होती है उसे हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल, अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, वो सारी स्मेल जो होती है वो हमारी नोज से होकर जाती है। तो आपकी नोज क्या करती है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। और आपकी जीभ जो स्वाद लेती है भाई, जो आप चटकारे मारते हैं ना पूरे दिन की, ये खा लूं वो खा लूं, ये खा लूं वो खा लूं टाइप, तो वो सारी चीजें हमारे पास जो होती है उसमें क्या आता है, गस्टेटरी रिसेप्टर। यानी कि आप लोग यहां पर ये देखते हैं कि हमारे पास पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं ना, पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं वो स्वाद हमारा कहां से आता है, जीभ से। सोचो जुबान ही अगर कट जाए तो स्वाद ही नहीं पता चलेगा। तो आपकी जुबान में ना अलग अलग टाइप के टेस्ट पता चलते हैं। जैसे मीठे की अगर मैं बात करूं तो टंग में आगे की तरफ लगता है, सॉल्टी थोड़ा सा साइड में, बिटर टेस्ट पीछे लगता है, सबसे पीछे टंग में। इसीलिए जो कड़वा टेस्ट होता है ना बहुत जल्दी लगता है। दवाई ववाई खाई हो आपने, कड़वा एकदम ऐसा लगता है पूरा मुंह में फैल गया। उसके पीछे का रीजन है कि वो सबसे पीछे जाकर रिस्पॉन्स देता है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो आपको देखने को मिलेगी वो है भाई रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, मान लो कहीं पर गर्म कुछ चीज रखी हुई है, ठीक है, आपने कहीं पर भी कुछ गर्म पोर्शन रख दिया। अब मैंने वहां पर अगर हाथ रखा और एकदम से मैं अपने हाथ को हटा लूं, मैं फिर बोलता हूं, मैंने कहीं पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद एकदम मैंने उसे हटा लिया, तो हाथ मैंने एकदम हटा लिया, इट मींस कि मैं वहां पर क्या बोल रहा हूं कि वो मेरा रिस्पॉन्स है। वो चीजें क्या है बच्चा पार्टी, वो चीजें यहां पर क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं रिस्पॉन्स के लिए। बोलो इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आता है इफेक्टर। इफेक्टर का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो एक्ट कर रहा है। मान लो अगर कहीं पर गर्म टेम्परेचर है, वो स्टिमुलस हो गया, मैंने उस पर हाथ रखा, मेरे बॉडी के अंदर वो सेंसेशन गई 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 गई, लौट कर वापस आई 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 आई, तो मैंने क्या करा, हाथ को हटाया। अब ये जो है ना, ये ऑर्गन जो हटा रहा है उसे, ये इफेक्टर हो गया। समझ में आया? सिंपल सी चीज। ये देख लीजिए, ये कह रहा है ना, यहां से आप पढ़ सकते हैं अपर लाइन में, कह रहा है पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, इंपल्स, बेसिकली उसी चीज के लिए बात करा। तो ये हमारे पास कुछ एक टर्म होते हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है, भैया न्यूरॉन का काम क्या होता है, क्या मतलब होता है न्यूरॉन का। अब देखो, मैं एक चीज जानता हूं कि जो बच्चा सामने बैठा है ना क्लास 10 का, बहुत तेज है, बहुत तेज है बेटा तू, मुझे पता है तू 2x में वीडियो को देखेगा मेरे लाल, मैं जानता हूं इस चीज के लिए, इसीलिए मैंने जुगाड़ कर रखा है। मैं इस लेक्चर को बहुत ज्यादा कहानियां बता करके लंबा नहीं खींचूंगा, मैं यहां पर वो वैलिड पॉइंट लेकर आऊंगा कि आप अगर इस लेक्चर को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने का भी हो, अगर आपने एक बार इसे देख लिया ना, तो इसके बाद आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। यहां पर आपके पास डिफाइन लिखी होगी, मैं आपको उसे बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। रियलिटी लेक्चर का मतलब ही यही होता है। अब जैसे आपके पास टर्म आया भाई न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन, आप ये बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा जो चल रहा है ना, मैं कह रहा हूं पूरा नर्वस सिस्टम जो आपका चल रहा है वो सिर्फ एक ही चीज के बिहाफ पर चल रहा है, और वो क्या है, वो है न्यूरॉन्स। भाई न्यूरॉन्स का जो आपस में कनेक्शन होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन, आपने वो देखा होगा ना, जब आप नीचे असेंबली में खड़े होते हैं, प्रेयर की लाइन लग रही होती है, तो एक बच्चा कुछ कान में बोलता है, फिर वो उसके, फिर वो उसके, फिर वो उसके, तो वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जब बच्चे को आप कुछ बताते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं,
यहां से किसी बच्चे ने बोला कि नर्वस सिस्टम, वहां तक जाते जाते वो सिस्टम कुछ और ही चेंज हो गया, पीछे तक जाते जाते वो सिस्टम कुछ और ही बन गया, तो ये बात अलग है। लेकिन यहां पर जो हमारे न्यूरॉन्स भैया, ये जो न्यूरॉन भैया है ना, न्यूरॉन भैया, ये न्यूरॉन भैया एक बार जिस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं और आगे भेजते हैं वो एज इट इज जाती रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर? तो न्यूरॉन का काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या करता है, आपको यहां पर बहुत सारे ऐसे देखिए, ये राक्षस और ऐसे दिख रहे होंगे, यहां पर क्या होता है बेटा, दूसरे न्यूरॉन अटैच होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, दूसरे न्यूरॉन अटैच होते हैं। सेंटर में इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पर डीएनए वगैरह होगा और सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा, और साथ में यहां पर इसके पास प्रेजेंट होती है ये सेल बॉडी, आगे चल के इसकी लिमिंग आएगी, ठीक है, नेमिंग आएगी इसकी। वहां पर क्या होता है, सेल बॉडी का मतलब क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और उठा करके एक्सोन के थ्रू आगे भेज देगा, एक्सोन के थ्रू क्या करता है, आगे भेज देता है। तो ये सिंपल से पोर्शन हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया मेरे लाल। अब यहां पर देख, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, एक्सोन है, और आपको यहां पर मिलेगा नर्व एंडिंग मिलेगी। क्या इतना क्लियर है? अब इसका काम क्या होता है, सिंपल मैंने पूछा, मैंने मतलब आपको बताया कि भाई आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ये अपने अंदर लेगा इंफॉर्मेशन को और दूसरे न्यूरॉन को भेज देगा। सिंपल सी चीज, ये इसका पूरे का काम होता है, ठीक है। ये देखो रिसीव करता है सिग्नल कहां से, सेंसरी ऑर्गन से, जैसे हमारे आईज हो गए, ईयर हो गए, स्किन हो गई। भाई एक बात बताओ, मेरी आंखें कुछ देखेंगी तभी तो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। सपोज करो सामने भूत खड़ा हुआ है और मैं ऐसे आंख बंद करके, हालांकि भूत होते नहीं है, मानना नहीं ऐसे, लेकिन बता रहा हूं, मान लो भूत खड़ा है, मैं ऐसे आंख बंद करके खड़ा हूं, तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मुझे दिक्कत ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने आंखें खोली मुझे दिखने लग गया, अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी, क्योंकि अब क्या हुआ, आंखों ने उसे पहचान करके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, मतलब सेंसरी ऑर्गन है ये, इन्होंने क्या करा, पूरे सेंसेशन को भेज दिया ब्रेन में, भेज दिया कि भैया दिक्कत आ गई है, दिक्कतों का पहाड़ टूटने वाला है। ये यहां पर कंडीशन क्रिएट होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहां पर तीन चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, मान लो कोई बाहर स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब मान लो कहीं पर आप अपने दोस्त के साथ कहीं छोले कुलचे खाने गए। अब आप बहुत सभ्य बच्चे हैं, आपने क्या करा, अब आपको लगा कि यार छोले कुलचे खाने मेरा दोस्त ले आया, इसने मेरा टाइम बेकार करा है, क्यों ना इससे एक टॉपिक समझ लिया जाए, एक टॉपिक पढ़ लिया जाए। तो आपने बड़ी बखूबी के साथ, जब वो अपने फोन में लग रहा था चैटिंग में, उसका एक हाथ उठाया, उठाने के बाद आपने जलते तवे पर रख दिया। हा, आनंददायक परिस्थिति, आपने अपने दोस्त का हाथ उठाया, उठा करके जलते तवे पर रख दिया, क्योंकि वो वहां पर आपका टाइम खराब करने लाया था। और आपको क्या चाहिए, आपको टाइम खराब नहीं चाहिए भैया, ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, ये तो पढ़ाई करेगा। तो आपने क्या करा, उठाकर उसका हाथ रखा, वो जैसे ही आपको मारने पीट रहा, आपने कहा रुक 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 रुक, मैं नर्वस सिस्टम समझ रहा था, मुझे समझ, मैं नर्वस सिस्टम समझ रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले ब्रेन तक लेकर गई, स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक, फिर वहां से आपकी मोटर न्यूरॉन वापस इंफॉर्मेशन को लेकर चक 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 करते हुए, ठीक है, और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन को लेकर आ गया, इन दोनों ने क्या करा, आपस में कोऑर्डिनेशन करा, आप उसके हाथ ने एकदम हटाया, उसने कहा देखा, नर्वस सिस्टम समझ रहा था, मैं खड़े होकर पढ़ाई कर रहा था, तू जो मुझे छोले कुलचे खिलाने ले आया टाइम बर्बाद करने, मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, ये चीज। तो ये कंडीशन यहां पर हमारे पास होती है। आगे चलते हैं, अब इसके अलग अलग पार्ट है, उनका थोड़ा सा मतलब समझ लो। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में भैया क्या होता है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए होता है, सब कुछ प्रेजेंट होगा। अब सेल बॉडी यहां पर एक पार्ट होता है ना, ये वाला पोर्शन होता है, उसे सेल बॉडी बोलते हैं। इसका काम है जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ये अपने अंदर उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा और उठाकर बाहर भेज देगा। मतलब बाहर मतलब अगले न्यूरॉन की तरफ, एक्सोन की थ्रू भेजेगा। अब ये जो एक्सोन आप देख रहे हैं ना, ये यहां से इंफॉर्मेशन को उठाएगा और आगे ट्रांसफर कर देगा। ये लॉन्ग नर्व होती है, लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारा, याद रखना इस चीज के लिए, ठीक है। सेल बॉडी से लेकर अब यहां तक आता है, नर्व एंडिंग तक, यहां तक। अब इसके ऊपर ये शीट देख रहे होंगे आप, जिसे हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट ना एक तरीके से फैटी लेयर होती है, इसके ऊपर बनी होती है, और इसका काम होता है कि किसी भी तरीके से इसे इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना, मतलब इसमें से इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक ना होने पाए, ये काम का जो ध्यान रखता है, ये ध्यान रखने वाला हमारा माइलिन शीट है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नर्व एंडिंग क्या है, नर्व एंडिंग यहां पर आ गई, अब ये दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगी। सिंपल सी चीज है, ये चीज आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, इस पे एक बार निगाह मारो, ये पेपर में आता है मेरे लाल, इसमें एक बार निगाह मार फटाफट। मैं फिर कह रहा हूं, ये पूछा जाएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। चलिए बात करते हैं आगे की। तो यहां तक तो आप लोगों ने इसे देख लिया होगा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अगर आप देखें तो आपके पास ना एक टर्म आ रहा है जिसे हम बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स का मतलब क्या होता है, यहां देखो, आपको यहां पर ये नर्व एंडिंग दिख रही थी, ये वाली जो नर्व एंडिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाली, ये जो नर्व एंडिंग है ना, अब ये दूसरा जो आपके पास न्यूरॉन आएगा, वो एकदम ऐसे मिले हुए नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है। वो जो गैप होता है ना दोनों के बीच में, वहां पर फॉर्म होता है साइनेप्स, वहां पर फॉर्म होता है बेटा साइनेप्स। ये देखो आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में जो गैप आया, इसे हमने बोल दिया क्या, साइनेप्स बोल दिया। आप यहां पर आराम से देख सकते हैं, मतलब अब जो पहले न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन थी, उसने दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दी बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्स।
अब हम बात करते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि सबसे पहले न्यूक्लियस हमारे पास क्या होगा, हर तरफ से आएगा, सेल बॉडी डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को लेगा, सेल बॉडी कलेक्ट करेगी, उठाकर एक्सोन, और एक्सोन से नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से साइनेप्स के थ्रू दूसरे उसमें चला जाएगा। आप यहां पर इसे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये देखिए डेंड्राइट, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहां पर आई मेरे लाल, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहां पर आई बेटा, एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल, वो जो नर्व एंडिंग है ना उसी को एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, वहां से बना साइनेप्स हमारा, दो न्यूरॉन के बीच में गैप, और उसके बाद क्या हुआ, वो चला गया नेक्स्ट न्यूरॉन में। अब अगर कोई मसल या फिर ग्लैंड होगी जहां पर उसे एक्ट करना होगा वो एक्ट करेगा। समझ में आया, ये इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, आपने यहां पर वापस से देखा कि कैसे न्यूरॉन हमारे पास वर्क करता है, तो मैंने ना फ्लो चार्ट यहां पर रखा हुआ है कि स्टिमुलस डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद वो आगे भेजेगा, ये सारा प्रोसेस होगा जो आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा और वो जाएगा हमारे पास एक्सोन टर्मिनल तक, जो भी हमने पढ़ा सारा प्रोसेस वही होगा। उसके बाद क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रिगर करके ना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा बेटा, ये स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को करता है ये। अब होता क्या हमारे पास, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे समझो, और एक होता है केमिकल सिग्नल। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ना वो तो नर्व इंपल्स हमारे भेजते हैं, लेकिन जो केमिकल सिग्नल होते हैं ना वो हमारे पास किस में जाते हैं, हार्मोन्स के थ्रू जाते हैं। ये बात याद रखना। यहां पर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो इन दोनों के बीच में आगे की तरफ को इंफॉर्मेशन को लेकर के जाता है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास पूरा फ्लो चार्ट आएगा, इस पे एक बार आप लोग निगाह मारिए फटाफट। ठीक है, ये हमारे पास समझ में आ गया भाई। कैसे हुआ हमारे पास, सिंपल सी चीज है। हम लोगों ने देखा कि नर्व एंडिंग तक तो आ गए थे सर, नर्व एंडिंग तक आने के बाद बीच में न्यूरोट्रांसमीटर आया, केमिकल रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज होने के बाद इसने इस इंफॉर्मेशन को वापस से दूसरे न्यूरॉन में भेज दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। क्या इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आपने देखा व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आपको ना नाम से पता चल रहा होगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन और मसल का जब आपस में कोऑर्डिनेशन होता है ना उसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। भाई एक बात बताओ, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने ऐसे बाहर की तरफ हाथ रखा, अब मैं एकदम हटा रहा हूं, ठीक है, ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हटाने की है ये मेरे हाथ को नहीं मिली है, ये मिली है ब्रेन से कि हटा ले भैया। सबसे पहले क्या हुआ आप समझिए, सेंसरी न्यूरॉन यहां तक इंफॉर्मेशन को लेकर गया मस्त एकदम, फिर यहां से मोटर न्यूरॉन लेकर आया, कह रहा हाँ खतरा है, हाथ हटा। तो हाथ जब आप हटाओगे तो भाई हाथ अकेला थोड़ी हटेगा, यहां पर एक्ट करने वाला मसल भी तो होना चाहिए। तो न्यूरॉन्स और मसल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बात आप लोग यहां पर याद रखना। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए मोटर जंक्शन वगैरह आपके पास आ गए और ये मसल के साथ मिलकर आप इसे पीछे की तरफ पुल कर लेंगे, तो आप यहां क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्ट कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जब न्यूरॉन और मसल्स आपके पास आपस में मिलने हो, या फिर हम बात करते हैं दो न्यूरॉन की एंडिंग आपस में मिल रही हो, तो उस टाइम पर बीच में केमिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का जो काम करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है, ये रिलीज करता है कहां से, एक्सोन टर्मिनल से। अभी हमने पढ़ा एक्सोन एंडिंग से एक जगह से जो बीच में गैप था उस गैप के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर करता है। समझ में आया? वो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, वो पहले वाले न्यूरॉन से उठेगा इंफॉर्मेशन को, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को उठा करके दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करा देगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, ये देखिए दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स। ये वही चीज बोल रहा है जैसा आपको पढ़ाया गया। सिंपल बात करते हैं आगे की, एक बार आप लोग इस पर निगाह मार लीजिए। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा ऐसा स्टफ नहीं है। और बस याद रखना कि जो गैप के बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है ना बहुत ज्यादा क्विक होता है, बहुत तेजी से होता है। कोई इसके बीच में ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा कुछ टाइम लग रहा हो, क्योंकि यार एक बात बताओ, बाहर टेम्परेचर है, मैंने हाथ एकदम हटाया, मैं हाथ एकदम हटा रहा हूं, तो सोचो कितने मिली सेकेंड के अंदर ये काम हो रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन आती है। बात करते हैं आगे। अब न्यूरॉन हमारे पास तीन टाइप का होता है, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सिंपल सी चीज, जो इंफॉर्मेशन को लेकर आएगा, मैंने बाहर हाथ रखा, टेम्परेचर गर्म था, मैं बार बार इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल है, आपने बाहर हाथ रखा, ये यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन को, यानी कि यहां से इंफॉर्मेशन को लाने का काम जो करेगा वो सेंसरी न्यूरॉन है, और वापस ले जाने का काम जो करेगा वो मोटर न्यूरॉन है कि हाथ को हटा ले मेरे लाल, हाथ को हटा ले मेरे लाल। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास आएगा, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो कैरी करता है मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, मोटर न्यूरॉन, जो वापस से वहां से इंफॉर्मेशन को लेकर आता है, और इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है मेरे लाल, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है सेंसरी और मोटर को। समझ जा बातों को समझिए। आपके पास पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेपर लिखने का ना सबसे आसान तरीका बताता हूं। आपको शायद लगता हो, मैं बोल रहा हूं आपको शायद लगता हो कि भाई पेपर लिखना बहुत टफ हो जाता है, या फिर समझ नहीं आ रहा सर, काफी टाइम तो ऐसा होता है बच्चों के साथ कि भाई इंफॉर्मेशन है लेकिन कैसे लिखूं पेपर में यही नहीं समझ में आ रहा। देखो कितनी अजीब बात है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ जानता है, सब पता है, लेकिन पेपर में लिखना कैसे है वो नहीं जानता, कहां से शुरू करूं वो नहीं जानता। तो इसका ना सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं,
कभी भी आपके पास 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपके पास ना ये जैसे मैंने आपसे बोला टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब भाई मैंने 3 चीजें पढ़ाई, समझो बात को, मैंने 3 चीजें पढ़ी। मैंने सपोज करो फॉर एग्जांपल न्यूरॉन आ गया, एक्सप्लेन न्यूरॉन, अब 5 नंबर में आ गया है ना। अब तो पार्ट्स आते हैं, लेकिन सोचो 5 नंबर में आ गया तो कैसे लिखेंगे हम लोग आंसर। सबसे पहले न्यूरॉन का डायग्राम बनाना, न्यूरॉन का डायग्राम बनाने के बाद उसकी लेबलिंग करना। अब हर बच्चा तो वहां पर आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन ना आपकी लेबलिंग सही होनी चाहिए, तो आपने लेबलिंग करी। लेबलिंग करने के बाद मेरे लाल आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं बताओ, हर एक लेबल पार्ट का फंक्शन लिखो कि ये लेबलिंग पार्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। ये सारी चीजें आपने कर ली। इतना करने के बाद आप लोग यहां पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को लिखेंगे ना, तो आपको पता 3 टाइप के होते हैं। कौन से? सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी का काम होता है इंफॉर्मेशन इंपल्स के थ्रू, ठीक है, कहां तक लेकर जाना? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। वहां से इंफॉर्मेशन को वापस से लाने का काम जो होता है वो किसका होता है बेटा? वो काम होता है उसका मोटर न्यूरॉन का। और इन दोनों को इंटरकनेक्ट कौन करता है? इंटर न्यूरॉन। सिंपल, इतना समझ गए ना, बस आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की बात करते हैं। अब ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग आराम से करिए। देखिए 2016, 18 और 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बाद 24, 23 और 21 में एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखो, आइडेंटिफाई द साइट वेयर एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल इंपल्स। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो आपका केमिकल इंपल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, वो याद आ रहा है नर्व एंडिंग वाला पॉइंट, तो वो आपके पास यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। साइनेप्स आपको समझ में आ रहा होगा, ये लीजिए यहां पर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सोन ऑफ अनदर। अब ये भी हमारे पास कहां से होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर हम बात करें, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आया व्हाट इज साइनेप्स, तो आपने साइनेप्स, डेंड्राइट क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होती है, सब चीज आपको पता है। सॉल्यूशन आपके सामने आप आराम से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 16, 17, 18, 20, 22 और 24 में आया हुआ है। अब बता, देख है सिंपल, बस इतना सा करना होता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, सिर्फ इतना सा काम करना है। आगे चल, अब आपसे पूछा गया न्यूरॉन का डायग्राम, लेबलिंग करने के लिए आ गई 2019 में। इसके बाद आपसे 17, 19, 21, 22, 24 के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन है। तो मतलब मैं आपके पास ना कुछ क्वेश्चंस लगा करके दे रहा हूं, आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। और फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एक्शन। अब जो मैंने एक्ट कराया भाई, मेरे पास स्टिमुलस आया, मैंने अपने हाथ को उठाया। अब एक्ट होते हैं 2 टाइप के, मतलब 2 टाइप के एक्शन हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा, बेसिकली वॉलंटरी, और एक होता है इनवॉलंटरी, ये होता है। और साथ में एक और हमारे पास आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक और क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन। अब एक बात बताओ, मैं अपने हाथों को अपने आराम से, अपनी मतलब अपने विल पावर से मूव कर पा रहा हूं। मेरी विल पावर मतलब मेरी इच्छा शक्ति, मेरी इच्छा शक्ति अनुसार मैं अपने हाथों को मूव कर पा रहा हूं, पैर को मूव कर, अपनी जुबान को मूव कर पा रहा हूं, अपने सिर को मूव कर पा रहा हूं। देखो मैं अच्छे से घूम भी पा रहा हूं। सिंपल। तो इसका मतलब जो भी चीज मेरे कंट्रोल में है वो सारी वॉलंटरी होगी। मैंने कहा जो भी चीज मेरे कंट्रोल में है, कोई भी ऐसा एक्शन जो मेरे कंट्रोल में है, तो उसे मैं बोलता हूं वॉलंटरी एक्शन। कोई ऐसा एक्शन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, भैया कैसे कंट्रोल में हो सकता है कि आज मैं अपनी किडनी से बोलूं आज 5 लीटर पानी फिल्टर नहीं करना है तुम्हें, आज बस 2 लीटर पानी फिल्टर करके छोड़ दीजिएगा, मतलब ब्लड को फिल्टर करके छोड़ दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो क्या किडनी इतना मानेगी? नहीं, मेरा जोर ही नहीं है। लिवर से बोलूं आज तुम इतना काम नहीं, ये काम करोगे, आज तुम छोड़ो, कहां लगे हुए हो अपने काम में, आज कुछ और करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी चीज जहां पर आपकी इच्छा नहीं चलती, मतलब जो मूवमेंट या जो एक्शन जो आपके हिसाब से नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, वो सारा का सारा जाता है इनवॉलंटरी एक्शन में, और जो आपकी इच्छा अनुसार होता है वो जाता है सारा वॉलंटरी एक्शन में। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में कुछ ऐसे टर्म होते हैं जहां पर बहुत क्विक रिस्पॉन्स लेना होता है, तुरंत एकदम, जैसे पानी में हाथ या गर्म पानी में हटाना है, क्विक एक्शन है, क्विक एक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में काम आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। क्या इतना क्लियर है? ये भी हमारी खुद की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता। अब मेरा मन थोड़ी है मैं एकदम से हाथ में एकदम पीछे हटा लूं, नहीं, आप, मेरा ध्यान कहीं और है, सोचो मैं कुछ और सोच रहा हूं, मेरा हाथ उठाया, किसी बच्चे ने उठाया कि सर पता नहीं क्या करते रहते हैं, कोई बात नहीं, इनका हाथ एक बार जला के देखते हैं, बहुत पढ़ाई की बात करते हैं। तो एक बच्चे ने उठाया, मेरा हाथ ऐसे रख दिया, मैं सोच रहा हूं, मैं देख करके दीवार की तरफ सोच रहा हूं, है ना, एक बच्चे ने मेरा हाथ उठाया, उठा करके रख दिया गर्म तवे में, एकदम मैंने हाथ उठाया। अब सोचो मैं कितनी डीप थिंकिंग हूं, मेरे को नहीं पता, मेरा हाथ उठा के रख दिया, लेकिन अचानक मैंने हाथ उठाया। तो ये जो अचानक वाला हाथ उठाने वाला सिस्टम है ना मेरे लाल, ये आता है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो ये भी आपके कंट्रोल से थोड़ी हुआ, ये आपके कंट्रोल से थोड़ी हुआ, ये तो हो रहा है, ठीक है। थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड आपका इन्वॉल्व है यहां पर, याद रखना। थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं मतलब मैं सोच नहीं रहा कि मेरे साथ रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही अपना काम कर दिया। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास जनरेट होती है। एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर चलेंगे आगे की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं
आगे की तरफ। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे 16, 18, 19, 21, 22 में पूछे गए। इसी तरीके से अब हम बात, देखो भाई 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 रिफ्लेक्स एक्शन देख, अचानक से यहां पर क्या हुआ, हाथ रखा गर्म चीज पर तो एकदम से हटा लिया, या फिर ना काफी टाइम पैरों के मूवमेंट की ठीक तरीके से आपकी मसल्स काम कर रही है नहीं कर रही है, तो उस चीज के लिए डॉक्टर भी चेक करता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। आप जैसे यहां पर हल्का सा हैमर से हिट करेंगे पैर अचानक से आगे जाता। अब ऐसा नहीं कि किसी के घुटने तोड़ दो ये चेक करने के चक्कर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्शन। वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन एक बार आप लोग बस थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप के एक्शन होते हैं। एक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक रिफ्लेक्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अचानक से होता है, ठीक है। उसमें हमारी कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है तुरंत सडन एक्शन लेने के लिए। अब ये क्यों होता है, सोचो अगर रिफ्लेक्स एक्शन ना होता तो भाई हाथ रखा है, जब तक मैं सोचूंगा मेरा ब्रेन उसे इन्वॉल्व करेगा अपने उसे क्राइटेरिया को, तब तक तो हाथ जल जाएगा। तो क्या होता है ना, हमें बचाने के लिए, हमारी बॉडी को बचाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखो आपने क्या, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आपको मस्त यहां पर दिया हुआ है, उसका एक पार्ट ले लिया। अब यहां पर क्या हुआ, देखो सेंसरी इंफॉर्मेशन, यहां पर ये पानी गर्म है, ठीक है, रिसेप्टर क्या हुआ आपका, हीट हुआ, ठीक है। अब आपको पेन होगा तो ये क्या करता है, यहां से रिसेप्टर देखो सेंसरी न्यूरॉन आगे ले जा रही है, ले जाने के बाद यहां पर रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन होगी, वो एक्ट करेगी स्पाइनल कॉर्ड उस पर और उसे लेकर के मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस लाएगी और ये हाथ को हटा लेगा। ये प्रोसेस होता है किसका, रिफ्लेक्स आर्क का। समझो, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास हम जंप कर रहे हैं, ठीक है, बस से दूर जंप कर रहे हैं, पास जंप कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा मान लो कि अगर मैं भाग रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, तो ये मेरी मर्जी, वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन मेरे अंदर इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं वो सारे के सारे इनवॉलंटरी फंक्शन है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों ने यहां पर समझ लिया। बस ये थोड़े से टर्म समझ लो। कुछ एक मेन पार्ट होते हैं, स्टिमुलस, यानी कि जैसे हीट डिटेक्ट कर लिया, आपकी हाथों ने आपके हीट डिटेक्ट कर लिया, या फिर आपने कहीं से स्मेल को सूंघा तो आप एकदम से पीछे हटेगी, बहुत बेकार स्मेल है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ले जाएगा, मोटर स्पाइनल कॉर्ड उसे एनालाइज करेगा और मोटर न्यूरॉन उसे वापस से लेकर के आएगा, और फिर उसके बाद जो आपकी मसल है वो उसे वहां से हटा लेगी। ये इतना सा प्रोसेस है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का हमारे पास क्या यूज है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है या क्या यूज है। तो बहुत सिंपल है कि हमें ना तुरंत सडन इंजरी से बचाता है, ठीक है, हमें तुरंत इंजरी ना हो जाए उस चीज से बचाता है। सोचो यार, आपने जैसे ही हाथ रखा गर्म जगह पर, आपने एकदम हटाया, अगर वहां पर लंबे समय तक आपका हाथ रखा रहता तो भाई दिक्कत आती ना, बहुत दिक्कत आती है, आपका हाथ जल जाता, वहां पर इंजरी हो जाती। तो उन सभी चीजों से बचाने का काम रिफ्लेक्स एक्शन करता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आया कि यहां पर कैसे ये कह रहा है आपसे कि हाउ हैव रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व्ड इन एनिमल, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। इवॉल्व कैसा हुआ, किसी भी चीज के एवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है चेंजेस। क्या इतना क्लियर। अब जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पे इवॉल्व हुआ कैसे, कि रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए, हार्मफुल सडन स्टिमुलस के लिए, ये सब आप लोग जानते हैं, सिंपल सी चीज है। जानते इन द सेंस कैसे है कि मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि जैसे यार किसी भी चीज का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, मतलब सॉरी, हम बोलते हैं किसी भी चीज का अगर एवोल्यूशन हो रहा है कि कैसे होता है। एवोल्यूशन का मतलब हो गया हमारे पास चेंज। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि कैसे इवॉल्व्ड हुआ ये, तो आप देख सकते हैं यहां पर रैपिड सडन आपके पास आ रहे हैं, सडन स्टिमुलस आ रहा है, सडन रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट करता है एनिमल को, कैसे, बिना ब्रेन को उसमें एक्सेस लिए, मतलब ब्रेन को उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तुरंत एक्शन लेता है ये, बस उसी चीज के लिए कहता है, ठीक है। फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी होता है, हमें इंजरी से बचाता है, ये इसके पीछे की मेन कला है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास सीबीएसई में और भी क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखा है, सारी चीज आप लोग इसमें एक बार निगाह मार लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है ब्रेन। अब ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे ब्रेन हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसे आप ना बेसिकली आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, ऐसे किडनी का ट्रांसप्लांट है। तो फिर क्वेश्चन आया कि क्या सिर्फ ब्रेन ही है, कुछ और नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ भाई है। लंग्स हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब आपके फेफड़े, वो भी दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकते। तो अब बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन को बचाना बड़ा जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया तो मर जाएगा, ब्रेन डेड होते ही, ब्रेन डैमेज होते ही मर जाएगा। क्योंकि सारे के सारे आपके पास जो इंपल्स आ रहे हैं, जो आप सोच पा रहे हैं, जो आप किसी चीज को एक्ट कर पा रहे हैं, या आपके अंदर इमोशंस हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके ब्रेन में हैं, वो सब चीजें आपके ब्रेन में हैं। अब समझते हैं कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। पता है आपको, ब्रेन आपका ना सबसे अच्छा दोस्त होता है, मैं सच बता रहा हूं। ब्रेन आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन। मैंने बोला ब्रेन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका ब्रेन ही है। तो आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, मैं कहूंगा भाई बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। एक बात बताओ, जब आप पढ़ने बैठते हो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो सोचो कैसे दिमाग आपका भागता है।
कि यार मम्मी ने क्या बनाया, घर पे क्या बना होगा, या फिर मैंने आइसक्रीम खाए हुए मुझे कितना समय हो गया, मोमोज खाए हुए कितना समय हो गया, या उस दोस्त से मिले हुए कितना समय हो गया। चलो एक काम करता हूँ, पढ़ने ही तो बैठा हूँ, 2 मिनट के लिए कॉल ही कर लेता हूँ, 2 मिनट के कॉल में कितना ही टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बात करते करते लंबे समय हो गया। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है आपको कहाँ से आए, आपके ब्रेन से। अब सोचो, लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर कुछ आपने जबरदस्ती पढ़ाई करनी शुरू कर दी, जबरदस्ती आपने पढ़ाई करी, जबरदस्ती मतलब कोई बात नहीं, मेरा दिमाग भाग रहा है मैं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा मैं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का मैं फिर भी करूंगा, कुछ भी हो रही कंडीशन में पढ़ाई करूंगा। अगर आप लोग इस एटीट्यूड के साथ आ गए ना, और आपके ब्रेन ने जब आपको सपोर्ट करना शुरू करा ना, तो यकीन मानना कि आप जब पढ़ने बैठे होगे तो आपके साथ बहुत बार ऐसी कंडीशन हुई होगी कि भाई 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे, और मतलब 2.5 घंटे 3 घंटे बहुत टाइम हो गया, और यही नहीं समझ में आया कि इतना टाइम निकल कैसे गया, कैसे मैं बैठकर एक जगह पर पढ़ता रहा, क्योंकि आपका ब्रेन अब आपका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। अगर जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठे ना, और स्टार्टिंग के 10 मिनट आपने अपने ब्रेन के ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया, यकीन मानिए कि वो आपको बहुत कुछ हासिल करवा देगा थोड़े से समय के अंदर। सिंपल। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है हमारे ब्रेन का, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आगे वाला हिस्सा दर्द होता है तो यहां पर ऐसे हाथ फेरते हो ना, भाई दर्द हो रहा, ब्रेन दिमाग में दर्द हो रहा, दिमाग में दर्द हो रहा, ऐसे करते हो ना, है ना, ठीक है। और फिर ये इसका काम है थिंकिंग का। फिर ऐसे ही हमारा होता है क्या, मिड ब्रेन। फिर ऐसे ही आता है हमारे पास पीछे, ये कौन सा होता है, ये होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये हो गया हाइंड ब्रेन। सिंपल सी चीज। आगे चलते हैं। अब ये सारी कंडीशन आपने पढ़ी। अब ब्रेन को ना प्रोटेक्ट भी किया जाता है। अब सोचो अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए याद रखना सी, आप ये याद रखना CSC। मैं क्या बोल रहा हूं, CSC क्या होता है, सी मतलब क्या होता है, क्रेनियम, आपकी बोन, स्कल, ठीक है। एस का मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पास प्रेजेंट होता है। क्या इतना क्लियर है। और एक हमारे पास होती है मेनिंजेस। तो ऐसे याद रखना आप इसे, CMC से याद रखना। क्लियर। यानी क्या होगा, सबसे पहले प्रेजेंट होगा आपका क्रेनियम यानी कि बोन्स, उसके बाद आपकी प्रेजेंट होंगी M यानी कि मेनिंजेस, और उसके बाद आपके पास वापस से C होगा, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CMC से याद रखना, सिंपल, ठीक है। अब पार्ट ऑफ ब्रेन जो हमारे पास होते हैं वो 3 होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास फर्दर 3 चीजें आती है। एक होता है हमारे पास सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। क्या होता है हम पढ़ेंगे। फिर आता है मिड ब्रेन, इसका फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। और आता है हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम। कंफ्यूज बच्चा कहां होता है, यहां पर होता है सेरेब्रम, यहां पर होता है सेरेबेलम। इस चीज को याद रखना है। पॉन्स और मेडुला भी यहां पर प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है, कैसे फंक्शन करता है, समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्पस कैलोसम। अब इसका काम क्या है, देखो आपके पास ना 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। अब इन दोनों हेमिस्फीयर को नर्व एंडिंग के थ्रू कनेक्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, कॉर्पस कैलोसम का होता है। सिंपल सी चीज है। नर्व फाइबर होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर को, राइट और लेफ्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इतना सा काम है इनका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया आपके पास फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का जो काम होता है ना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपका कुछ है तो वो फोर ब्रेन है। मैंने कहा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपका कुछ है तो वो आपका फोर ब्रेन है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हाई लेवल जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा थिंकिंग हो गया, परसीविंग हो गया, कंट्रोल हो गया, वॉलंटरी एक्शन पे कंट्रोल हो गया, मैं हाथ को मूव कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ल को इधर उधर मूव कर रहा हूं, ये सब फोर ब्रेन कर रहा है। ये सब कुछ फोर ब्रेन कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरेब्रम की। एम को नीचे उठाकर टेक दिया गया है, लेकिन वो ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पर मैं इसे पूरा कर देता हूं। ये लीजिए, सेरेब्रम यहां पर लिखा हुआ है। तो सेरेब्रम का काम होता है, ये याद रखना क्या काम है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग। यानी कि आपने जो पहले लर्न किया किसी चीज को और फिर उसे मेमोराइज किया बार बार याद करके, तो किसका काम है, सेरेब्रम का काम है। याद रखना इस चीज के लिए। साथ ही आपके इमोशंस हो गए, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट हो गए, मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, ये भी कौन कर रहा है भाई, ये भी कौन कर रहा है, ये भी हमारे पास कर रहा है सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, ये रिले स्टेशन की तरह काम करता है, ठीक है। ये करता है, देखिए डायरेक्टिंग करता है सेंसरी सिग्नल को टू द सेरेब्रम। ये करता है, भैया सेंसरी सिग्नल आ गए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उठा करके फोर ब्रेन को दे दो, अपना काम देख लेगा। फोर ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट को दे दो, अपना काम देख लेगा। ये काम है इसका। सेंसरी इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, ये उठा करके सेरेब्रम को देगा, फिर सेरेब्रम आपका काम करना शुरू करेगा। फिर आपके पास आता है हाइपोथैलेमस। भाई भूख लगती है, प्यास लगती है ना, तो ये सब कहां से, ऐसा लग रहा है भूख लग रही है, तो ये जो लगने वाली चीज है कहां की वजह से हो रही है फील, आपको हाइपोथैलेमस की वजह से। आपकी हंगर हो गई, बॉडी टेम्परेचर हो गया, उन सभी चीज को कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फोर ब्रेन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बहुत मेजर फंक्शंस हैं इसके। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे पार्ट के फंक्शन नहीं है सर, बिल्कुल है यार, लेकिन इसका भी अपना एक अलग ही रोल है। ऑरा, इसका ऑरा 999999 प्लस ऑरा इसका दिमाग के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले
सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या करता है भाई, आपकी थिंकिंग प्रोसेस जितना हो गया, जो भी आप याद करते हैं वो सारा काम किसका है, सेरेब्रम का है। ठीक है, वहीं थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन की तरह काम कर रहे हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, सेरेब्रम को दे दूंगा, वो अपने आप देखता रहेगा। हाइपोथैलेमस आपकी हंगर, आपका जो थर्स्ट यानी प्यास, भूख प्यास, टेम्परेचर और आपके इमोशन सबको देखने का काम किसका है। यहां पर अगर हम बात करें वो किस चीज का है, हाइपोथैलेमस का। सिंपल सी चीज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, मिड ब्रेन का सिंपल सा काम है, ये आगे वाले फोर ब्रेन और पीछे वाले हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और साथ ही ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि वो कैसे एक्शन को कंट्रोल कर रहा था, वो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा था, और ये करता है भाई इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल। यहां पर आप ये देख सकते, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। क्या इतना क्लियर है? साथ में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे आंखें हो गई आपके, आपका हेड हो गया, उन सब के मूवमेंट को भी कंट्रोल करने वाला इसका काम है। ठीक है, और साथ में सेंसरी इंफॉर्मेशन को, आपको बॉडी को अलर्ट करने के लिए, यानी कि एक तरीके से सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होगी तो हम लोग अलर्ट रहते हैं, तो वो जो अलर्टनेस का काम है ना, वो भी मिड ब्रेन का है, याद रखना। आगे चलते हैं मेरे लाल। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब वही हमारे पास पीछे छोटू सा दिमाग पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का जो काम है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम हमारा हाइंड ब्रेन का है। ये देखो, ये हमारा पूरा ब्रेन है, ये हमारे पास पीछे का पार्ट है हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन से नीचे स्टार्ट होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है, हाइंड ब्रेन का है। इसे एक बार देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, सेरेबेलम। ठीक है, ये कंट्रोल करता है बॉडी के बैलेंस को, पोस्चर को, और कोऑर्डिनेशन करता है किस चीज का, बॉडी के मूवमेंट। मतलब अगर मैं अपने दिमाग से सोचकर सीधे चल पा रहा हूं, तो इसके पीछे का रीजन है मेरे हाइंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट सेरेबेलम का। इसका मतलब जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, जो भी व्यक्ति मदिरा पान करता है, उससे कहां प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉब्लम होती है सेरेबेलम में। क्योंकि सेरेबेलम ना ठीक होने की वजह से वो कैसा चलता है, चलता है बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम से कनेक्शन उसका टूट गया। तो सेरेबेलम से अगर उसका कनेक्शन टूट गया मेरे लाल, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्या होता है, पूरे तरीके से अपने बॉडी के पोस्चर के ऊपर, यानी कि अपनी बॉडी के मूवमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है वो खो देता है। सिंपल सी चीज। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आएगा। फिर हमारे पास आता है पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है ब्रीदिंग के लिए। याद रखना, मैं ब्रीद इन, मैं ब्रीद आउट कर रहा हूं। ये जो ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये कौन देख रहा है, ये देख रहा है हमारे पास पॉन्स भैया, पॉन्स बाबा देख रहे हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का याद रखना हमारे पास हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब चीजें तो देखता ही है। और साथ में जो आपको वॉमिटिंग आने वाली फील होती है ना, वॉमिटिंग, सैलाइवेशन, खाना देखा सैलाइवेशन हो गया है ना, लार टपकने लगी ऐसे जंक फूड देख के, और वहीं पर आपने देखा हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाना, भाई रिजल्ट आने वाला, हार्ट बीट तेज हो गई, रिजल्ट नहीं आ रहा, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। तो इस सारे काम को देखने का काम कौन करता है भैया, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जो हमें देखने को मिलेगी, उसे हम बात कर लेते हैं एक बार, और वो है यहां पर आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके लिए आपको एक ही टर्म याद रखना है, सीएमसी। सीएमसी, ठीक है। व्हाट इज सीएमसी? सी का मतलब क्या है हमारे पास, क्रेनियम। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पर लिखा होगा, हमारे पास होते हैं ये जो हमारे पास सी है, इसे हम लोग बोलते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर मेनिंजिस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम, और उसके बाद वापस से आपके पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये सीएसएफ, उसे हम लोग बोलते हैं ये। ठीक है, तो सीएमसी से याद रखना, सीएमसी क्या है सर, सीएमसी का मतलब है भैया क्रेनियम मेनिंजिस सीएसएफ, क्रेनियम मेनिंजिस सीएसएफ, याद रखना। अब ये है क्या सर, आप क्या बोल रहे हैं भाई, अपने ना यहाँ पर ऐसे बजा के देखो, ऐसे ऐसे करके देखो, तो आपको बड़ी हार्ड सी चीज फील होगी। हाँ, कुछ बोनी बोनी स्ट्रक्चर सा तो है, कुछ बोन तो है। तो ये जो बोन वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेनियम। ये क्या होता है भैया, क्रेनियम बोन्स होती है जो आपके पास ऊपर स्कल प्रेजेंट है। अब पहले तो स्कल की लेयर आ गई, टफ एकदम, बहुत टफ। ठीक है, यहां पर देखो बेहतरीन एकदम टफ लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद ब्रेन के ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, उन 3 लेयर को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजेस। अब उनके नाम क्या होते हैं वो आपके काम के नहीं है। ठीक है, चलिए, अब इसके ऊपर हमारे पास लेयर तो प्रेजेंट है, उस लेयर के अंदर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सीएसएफ प्रेजेंट है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। आराम से मस्त एकदम ब्रेन हमारा उस फ्लूइड में तैरता रहता है ऐसे आराम से, समझ रहे हैं। पहले क्रेनियम प्रेजेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास उसमें मेनिंजेस भी है और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी है, तो फ्लूइड में आराम से तैरता रहता है, जिसकी वजह से ना वो टकराएगा नहीं कहीं। भैया आपने पानी भर लिया, ठीक है, खूब सारा पानी भरने के बाद आपने उसके अंदर बीच में एक स्पॉन्ज डाल दिया, अब आप कहीं भी लेकर घूमते रहे, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो वहां पर उसके लिए आपने प्रोटेक्शन का काम कर दिया है। तो यही चीज यहाँ पर हौच पौच ना हो जाए इसलिए रफ कर रहा हूं, बाकी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ सीएमसी, ऐसे लिख देता हूँ सीएमसी। सी का मतलब क्या है, क्रेनियम। आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है, आप लोग इस चीज को यहाँ पर
समझ जाना। अच्छा, एम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों मेनिंजेस से, एम का मतलब क्या हो गया मेनिंजेस, ठीक है। तो वहीं पर अगर मैं बात करता हूं यहां पर आप लोगों से किस चीज के लिए, सी के लिए, तो ये क्या हमारे पास क्रेनियम, मेनिंजेस, और ये हमारे पास आएगा सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर जो होती है कंडीशन प्रेजेंट होती है। सिंपल सी चीज, इतना क्लियर है, समझ गए। अब ये हम अगर बात करें हमारे पास अब अगला टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी सेम होता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी आपके यहाँ पर प्रेजेंट होती है। वो रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है किस चीज के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए। साथ ही वहां पर भी सीएसएफ प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां भी प्रेजेंट होता है, जो उसे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उसे बचाने के लिए। क्या इतना क्लियर है? ये सारी चीजें हमारे पास यहां पर लगी हुई हैं, समझ में आया। अब क्या 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 पढ़ा आप लोगों ने? अब ये पढ़ा कि भाई जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, सीएमसी, सी मतलब क्रेनियम, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है आपके पास क्या, बैकबोन आपकी, ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी। अब हम बात करते हैं मेनिंजेस, ब्रेन में भी प्रेजेंट है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, सिंपल। और साथ में अगर बात करता हूं मैं आपके लिए किस चीज के लिए, लास्ट में हमारे पास क्या था, सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो आपका ब्रेन में भी प्रेजेंट है और आपका यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है। सिंपल सी चीज, ये हमारे पास कंडीशन आएगी। इस पे एक बार आप लोग निगाह मारिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेने मत बैठ जाना, ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन आए वो यहां पर लगा दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार आप लोग बड़े अच्छे तरीके से निहार कर और नीचे सॉल्यूशन करते रहना साथ साथ में, इसकी याद रखना, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे की, हमारे पास आता है ग्लैंड वाला पोर्शन। अब आप लोगों ने नर्वस सिस्टम, पहले हमने बात की, जो पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारे पास आता है एनिमल के लिए और एक वाला पोर्शन पूरा आता है हमारा प्लांट के लिए। तो हमने सबसे पहले एनिमल वाले पोर्शन को उठा लिया। एनिमल वाला पोर्शन हमारे पास दो टाइप में आता है, एक होता है हमारे पास जिसमें न्यूरॉन एक्ट करता है यानी नर्वस सिस्टम, और एक हमारे पास आता है जिसमें ग्लैंड्स एक्ट करती हैं यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, हमने सबसे पहले कौन सा पार्ट उठाया, एनिमल वाला। एनिमल में कितने पार्ट, दो पार्ट। एक हमारा पार्ट कौन सा, नर्वस सिस्टम, एक पार्ट कौन सा हमारे पास जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हो गया डन। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स की। हार्मोन्स की एक खास बात होती है कि आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, ये जैसे ही रिलीज होगा तुरंत एक्ट करेगा, जैसे ही रिलीज होगा तुरंत एक्ट करेगा, ये कहीं भी स्टोर नहीं होता, याद रखना इस चीज के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स, हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो एक सब्सटेंस को बनाते हैं जिसका नाम है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स दो टाइप के होंगे, एक जिन्हें डक्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि भैया नाली बना दो, डक्ट के थ्रू आगे जाना है। एक होंगे बादशाह, अरे हमको कोई जरूरत नहीं है भाई, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जाएंगे कहां पर, ब्लड में। तो ऐसी कंडीशन जो होती है जहां पर डक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को उठाकर ब्लड में डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन 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 कुछ ऐसे जिनमें हमारे पास डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया? यहां पर डक्ट प्रेजेंट है, यहां पर डक्ट एब्सेंट है। जहां पर डक्ट प्रेजेंट है वो छोटे रास्ते तय करते हैं, और जिन्हें बिल्कुल डक्ट है ही नहीं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े रास्ते तय करते हैं। वहां पर एग्जांपल आएगा एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन एड्रीनलिन, जिसे आप लोग जानते हैं हमारे लिए स्ट्रेस हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन हम उसे बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास वही दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। तो मैंने आपको बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास क्या होगा, डक्ट्स प्रेजेंट होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, ये डायरेक्ट अपने सीक्रेशन को उठा करके ब्लड के अंदर एज इट इज डाल देता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट अपने ब्लड को एज इट इज उठाएगा और एज इट इज उठा करके ब्लड के अंदर डाल देगा, कोई दिक्कत और आपत्ति से नहीं होने वाली। इस चीज के लिए हमें यहां पर क्या रखना मेरे लाल, याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं ये सब्सटेंस क्या क्या सीक्रेट करता है भैया, तो यहां पर आ जाता हूं मैं इसे अंडरलाइन करने के लिए। देखिए, एंजाइम्स, सलाइवा, स्वेट और हमारे पास म्यूकस। म्यूकस आप जानते हैं ना हमारे कहां, स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से HCl हमारे स्टमक को नहीं जला पाता। समझ रहे हैं? ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। और ये लोकल एक्ट कर, यार एक बात बताओ, नालियां बनी हुई है, नालियां लोकल में ही तो जाएंगी, ठीक है, तो लोकल ही जाता है हमारे पास, सिंपल सिंपल छोटे छोटे रास्ते तय करते हैं। लेकिन जब रास्ता बहुत लंबा हो, जब रास्ता बहुत लंबा हो तो सहारा नहीं चाहिए होता, खुद पर हौसला चाहिए होता है। ऐसी कंडीशन को लेकर आया एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कैसा है, डक्टलेस ग्लैंड, कोई दिक्कत नहीं है, डक्ट नहीं होगी हम तब भी काम करेगा, ऐसे लेकर आता है अपने एटीट्यूड में। और ये रिलीज करता है अपने हार्मोन को डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्या करता है यहां पर, अगर हम बात करें अपने हार्मोन को ब्लड के अंदर डायरेक्टली जो डालने का काम करता मेरे लाल, वो करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इस चीज के लिए याद रखना आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, इस चीज के लिए याद 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 रखना है आप लोगों को। क्या इतना क्लियर है? चलिए मेरे लाल, अब हम बात करते हैं ये क्या करता है, सीक्रेट करता है हार्मोन्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को सीक्रेट करता है,
समझ में आ गया। जबकि ये यहां पर क्या कर रहा है, एंजाइम ले, सलाइवा ले, स्वेट ले, म्यूकस ले, सब चीज ले, लेकिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब जो इनमें से ग्लैंड्स में से जो हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की जो हमारे पास हार्मोन छोड़ के सब कुछ सिक्रीट कर रहा, मेरे लाल, एंजाइम ले, सलाइवा ले, स्वेट ले, म्यूकस ले, बस हार्मोन मत ले, तो ऐसी कंडीशन होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया भैया हार्मोन। देखिए मेल फीमेल बना दिए हैं यहां पर। आप जानते हैं भाई हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्या, ये तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा। आप लोग ये पूछ सकते हैं सर एक बात बताओ, अगर हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है? जब सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है नर्वस सिस्टम से, तो भैया एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है? ये चीज मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैंने कहा बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तरक्की वाला क्वेश्चन है। तो मेरी बात को समझिए, आपके पास दो टाइप के सिस्टम है, एक होता बच्चों नर्वस सिस्टम और एक होता हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंपल्स होती है ना वो बहुत तेज जाती है। मैंने क्या बोला आप लोगों से, जो नर्वस सिस्टम होती है उसके अंदर जो इंपल्स जाती है वो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, इसकी जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है ना वो इतनी स्पीड में नहीं होती। तो अगर हम बात करें स्पीड किसकी फास्ट होती है, नर्वस सिस्टम की। स्पीड किसकी स्लो होती है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी हार्मोन्स की। अब नर्वस सिस्टम था तो एंडोक्राइन की जरूरत क्यों? जब सारी चीज फास्ट हो सकती है तो स्लो की जरूरत क्या है? क्योंकि बेटा नर्वस सिस्टम बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंच सकता, आप ऐसा समझो। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स है, हार्मोन्स बॉडी के मैक्सिमम पार्ट तक पहुंच सकता है, यानी कि बॉडी का मैक्सिमम एरिया जो कवर करता है वो नर्वस सिस्टम है, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट जहां पर हमारा नर्वस सिस्टम नहीं जा सकता, वहां पर जाने की हिम्मत दिखाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोनों के अपने अलग अलग रोल हैं, और जरूरी नहीं है हर वक्त आपको कुछ फास्ट इंपल्स ही करना हो। कभी कभी इंपल्स बहुत ज्यादा स्लो भी हो सकते हैं, तेज भी हो सकते हैं। और अगर ग्लैंड्स नहीं होती तो भाई एंजाइम कहां से आते, सलाइवा कहां से सिक्रीट होता, म्यूकस कहां से सिक्रीट होता, कैसे स्टमक को बताते, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं दिमाग में। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए हम बात करते हैं अब इसकी। अब इसे एक बार देखिए आप लोग। सबसे पहले केमिकल मैसेज होता है हमारे पास सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, यानी कि कहां पर आया, एंडोक्राइन सिस्टम में आया, आने के बाद ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जहां भी इसे जाना है टारगेट ऑर्गन तक वहां पहुंच जाएगा। सिंपल सी चीज। अब यहां पर क्या होता है ना, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे इस समय पर डर लग रहा है, ठीक है, मान लो बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं जा रहा हूं रोड पर, आराम से जा रहा था, गलती से एक समझदार डोगेश भैया आ गए, डोगेश भैया रोड पर बैठे होते, डोगेश भैया की पूंछ पर मेरा पैर लग गया। अब मैं उनसे माफी मांग रहा हूं, ऐसे हाथ जोड़, माफी माफी, और अचानक से डोगेश भैया ने क्या करा, ऐसे खूंखार तरीके से देख के मेरे पीछे भागना शुरू करा। सोचो मैं अगर भाग सकता हूं, छोटी सी दूरी को तय कर सकता हूं, तो इतनी तेज दूरी, यानी इतनी ज्यादा दूरी को मैं कैसे भाग पाऊंगा? मुझे तो पता नहीं डोगेश भैया कब तक पीछा करे मेरा, हाँ या ना? तो ऐसी कंडीशन में रिलीज होता है एड्रीनलिन, ताकि मैं अपने थोड़े से टाइम के लिए, जो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस के लिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकूं। सिंपल सी चीज, समझ रहे हैं आप लोग? वहां पर एक्ट करता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करता है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। यहां पर ये मेल और फीमेल बने हुए हैं, दोनों के अंदर अगर हम बात करें सारी चीजें लगभग सिमिलर होती हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ओवरीज प्रेजेंट है, और अगर हम बात करते हैं यहां पर टेस्टिस प्रेजेंट है ह्यूमन मेल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कहां पर प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स वगैरह। देखिए ना, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहां पर प्रेजेंट है, ये देखिए जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द ब्रेन, यहां पर आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब सिक्रेट करती है बहुत सारे हार्मोन्स को, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन हमारे पास रेगुलेट होता है, डेवलपमेंट होता है। अब ये सारी चीजें तो लिखी हुई हैं यार एक बात बताओ, ये दो तरीके के आपको यहाँ पर ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं। एक प्यारी सी बच्ची दिख रही है जो बच्ची नहीं है, बहुत ज्यादा एजेस की, और एक आपको यहाँ पर प्यारा सा बालक दिख रहा है जो बालक नहीं दिख रहा, जिसकी एज सच में ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिंपल सी चीज, तो यहाँ पर ना एक की हाइट तो बहुत बड़ी होगी और एक की हाइट बहुत छोटी हो गई। ऐसा क्यों? ये सब हुआ है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है। अब अगर वो ऑप्टिमम लेवल पर होगा तो आपकी और हमारी जितनी हाइट हो जाएगी। हाँ भाई, एवरेज हाइट है हम लोग की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ज्यादा ना कम। लेकिन जब ये ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से सिक्रीट होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहीं ये ग्रोथ हार्मोन आपका बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, मतलब कमी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो ये हाइट को बस थोड़ा सा बड़ा होने देगा और फिर रोक देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर ये बता रहा है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ये लीजिए, ये आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो ये आ गया हमारे पास, ये लीजिए, ये कंडीशन आ गई एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक तो होता है बेटा डेफिशिएंसी, और एक हमारे पास होता है एक्सेस, यानी कि एक में तो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है और एक हमारे पास है एक्सेस ऑफ
ग्रोथ हार्मोन। ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग ग्लैंड्स आएंगी, उन ग्लैंड्स के फंक्शन क्या है, कहां पर लोकेट करती हैं और क्या उनके अंदर हमें देखने को मिलता है, और एग्जैक्ट उनका जो डायग्राम है वो देखेंगे। सबसे पहले आया भैया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके विंड पाइप के आसपास प्रेजेंट होता है। ये आपका विंड पाइप है, ये लीजिए, ये वाला विंड पाइप है, ये लीजिए, इसे बोलते हैं ईसोफेगस, आपने सुना होगा, ठीक है। यहीं पर आपका प्रेजेंट होता है क्या, थायराइड ग्लैंड। इसके पीछे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मेरे लाल, आपसे बोला गया अटैच टू द विंड पाइप इन द बॉडी, सिंपल, और ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। किसे प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हार्मोन कहां प्रेजेंट होता है, हमारा विंड पाइप में, विंड पाइप के आसपास, ठीक है। और क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन को रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन करता क्या है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो इसका मतलब अगर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप लोग इनका मेटाबॉलिज्म कर ही नहीं पाएंगे, ना कार्बोहाइड्रेट का, ना फैट का, ना ही प्रोटीन का। तो ये तो दिक्कत आ गई, कार्ब, फैट और प्रोटीन आपकी बॉडी में आ ही नहीं पाएगा ठीक तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे। अब गॉइटर क्या होता है, गॉइटर एक बीमारी है जो आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली, ठीक है। ये क्या होता है, ये आयोडीन युक्त नमक आप लोगों ने सुना है। ये देखिए गॉइटर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्वेलिंग आ गई यहाँ पर। क्या हो गया यहाँ पर, ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, ये स्वेल कर गई है, स्वेलिंग आ गई इसके अंदर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ आयोडीन की वजह से। कहने का मतलब आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक आप लोगों ने सुना होगा। तो होता क्या है ना कि अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई, क्योंकि इसे आयोडीन से इसका सब कुछ हो रहा है, इसका पालन पोषण पोलन पाषण तो कुछ नहीं होता, पालन पोषण, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर इसे आयोडीन ना मिले तो ये स्वेल कर जाता है, याद रखना, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गॉइटर। अब ये याद रखना। अब सम आयोडीन रिच सोर्स क्या होते हैं वो आप लोग जानते हैं, हमारे पास सबसे बढ़िया तो है आयोडीन युक्त नमक। अब नमक में आयोडीन ऐड कर दिया कि आप नमक डालकर खाइए, आयोडीन की कमी होगी ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, यहां पर हमारे पास आता है 4 स्मॉल ग्लैंड। यहां पर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। यहां पर पैराथायराइड होना चाहिए बेटा, पैरा हम लोग खुद लगा देंगे। हाँ, यहां पर मैं इसे काट रहा हूं ऐसे और मैं खुद से लिख रहा हूं पैराथायराइड, ये लीजिए पैराथायराइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैराथायराइड, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं पैराथायराइड क्या होती है, आप थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो वहां पर आपको 4 डॉट दिख जाएंगे, तो उसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं, इसे थोड़ा सा कट करके देखेंगे ना, ये देखिए अंदर की तरफ, पीछे की तरफ मिल जाएगा पहले थायराइड ग्लैंड और वहां पर आपको साथ में मिलेगी पैराथायराइड ग्लैंड। क्या इतना क्लियर, सिंपल। अब यहां पर ना 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती है, सिक्रीट करती है पैराथॉर्मोन के लिए। किसे सिक्रीट करती है, पैराथॉर्मोन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, पैराथॉर्मोन आपका कैल्शियम और याद रखना एंड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है या फॉस्फेट लेवल है उसे मेंटेन करने का काम हमारा किसमें है, पैराथायराइड के पास है। अब आपको ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूं कि आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम के मतलब एक फोकस रखे ना, बहुत बढ़िया लेवल पे इसे खत्म कर सके, राइट। चलिए, अब कुछ हमारे पास आयोडीन रिच सोर्स है, वो आप जानते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, ठीक है, वो हमारा थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल करता है उस चीज के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड बेसिकली उसे सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं आयोडीन हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा, गॉइटर हो जाएगा, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी। यही तो कंडीशन है, सिंपल सी चीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज की क्या होते हैं ना, ये देखिए, इसका ना डुअल मिक्स फंक्शन होता है। हमारे पास 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एक होती है हेट्रोक्राइन, ठीक है, और एक होती है एक्सोक्राइन। इस तरीके से आप लोग याद रखना। अब यहां पर आप इसे बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी कि इसमें दोनों फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन का भी काम करती है, एंडोक्राइन का भी काम करती है, ये याद रखना। अब अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं लोकेट कहां पर करती है, जस्ट बिलो दी स्टमक। यहां पर आप देख सकते हैं, आपने ऐसा सा स्ट्रक्चर देखा होगा बना हुआ पैनक्रियाज का, सिंपल है। अब एक्सोक्राइन के फंक्शन क्या होते हैं उसे देख लेते हैं। एक एक्सोक्राइन का फंक्शन होता है इसमें और साथ में एक एंडोक्राइन का फंक्शन होता है, मतलब ये दोनों फंक्शन को ना कैरी करने का दम रखती है, इतना दम है पैनक्रियाज में, तो डुअल हो गया। अब एक्सो एंडो दोनों हैं तो हेट्रोक्राइन हम लोगों ने इसे बोल दिया क्योंकि मिक्स्ड है इसके अंदर। अब देखो ये जो सिक्रीट करता है ना पैनक्रियाटिक जूस, जैसे कि ये याद रखना, ट्रिप्सिन लाइपेज डाइजेशन के लिए, जो एक्सोक्राइन है उससे सिक्रीट होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एंडोक्राइन से, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन सिक्रीट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि बॉडी में अगर हमारे पास इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन एक लिमिटेड अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर वो डेफिशिएंट हो जाए, इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, डायबिटीज। याद आ रहा है ना, डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं जिन्हें मीठा मीठा खाने को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि भाई मीठा खाओगे ब्लड में मीठा बढ़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में जितना ज्यादा शुगर ब्लड के अंदर मिलेगा उसे वो कन्वर्ट करके ग्लूकेगॉन में नहीं रख पाएगा, ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और पेशेंट क्या हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा।
ठीक है बेटा, ये हमारे पास आता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन को आप लोग जानते हैं, ये इन दोनों का ना अपोजिट काम होता है। इंसुलिन ब्लड के अंदर से जितना भी हमारे पास शुगर है उसे कम करता है, ग्लूकागॉन उसे बढ़ाता है, बस ये याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इंसुलिन लेवल डाउन हो जाए तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक लेवल से ऊपर बढ़ जाए, मैं वापस बोलता हूं, लेकिन अगर वो एक लेवल से ऊपर बढ़ जाए तो एक लेवल से ऊपर बढ़ने के बाद वहां पर क्या होगा मेरे लाल, एक लेवल से ऊपर बढ़ने के बाद वो क्या कर देगा, कोमा में ले जाएगा व्यक्ति को, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। आप जानते हैं, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं आपकी बॉडी में, किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, वहां से रिलीज होता है एड्रीनलिन हार्मोन, और उसका काम है एक इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करता है। मतलब आपकी बॉडी में जैसे ही आप लोग स्ट्रेस में आएंगे, आपको भागना है, दौड़ना है, आपको डर लग रहा है, आपने डोगेश भैया पीछे पड़ गए, स्नेक देख लिया, तो ऐसी कंडीशन में रिलीज होता है और आपको एक सडन इंपल्स प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपके अब ये रेगुलेट क्या करता है, देखो हार्ट रेट आपकी इंक्रीज होती है, ब्रीदिंग रेट भी आपके बढ़ जाते हैं, और साथ में ब्लड प्रेशर आपका और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से बढ़ता है ताकि जल्दी जल्दी एनर्जी मिले आपको, जल्दी जल्दी एनर्जी मिले। ये कंडीशन यहां पर होती है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में नॉर्मली सिक्रीट होता रहता है, बट इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग फियर और एक्साइटमेंट। कल पिकनिक जाना है, आज रात को ही एक्साइटमेंट है भयंकर वाली, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं, कल पिकनिक जाना है स्कूल को, लेकिन आज से ही रात से प्लानिंग चल रही है। हाँ, मैंने सबसे पहले बैग रखा, बैग में चिप्स रखे, और मैंने बैग में टकाटक रखा, और मैंने बैग में पेंसिल, नहीं पेंसिल का काम नहीं, पेंसिल हटा दो, और बैग में मैंने किताब, नहीं किताबें हटा दो, किताबें निकालो, और मैंने बैग में खाने पीने की चीज़ रखी। हाँ, प्रिया को क्या पसंद है, सुप्रिया को क्या पसंद है, वो लड़की क्या खाइए, सबका इंतजाम करके जा रहा, सबका फुल एक्साइटमेंट में मेरे लाल, यही चीज तो करिए। हाँ या ना, और मैंने नहीं तुमने, हाँ मैंने नहीं मेरे लाल तुमने, तो ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, एक्साइटमेंट इतनी बढ़ती है ना, तो नींद आ रही है, ऐसे लेटे यार क्या मजा आ रहा होगा है। ऐसे टाइम पे तो मैं इस समय सुप्रिया और प्रिया के साथ हाथ पकड़ के ऐसे चल रहा हूँ गार्डन में, मस्त एकदम पिकनिक एंजॉय करता हूँ। आहा, दुनिया इधर से उधर, यहाँ से प्रिया मेरे से चिप्स मांगेगी और यहाँ से सुप्रिया मेरे से कुछ कोल्ड ड्रिंक मांगेगी, ये दिमाग में चलता है। और एक्साइटमेंट लेवल कहां होता है, यहां पर होता है भाई साहब, यहां पर। अब सोचो अगर ऐसी कंडीशन में आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं, रिलीज होगा, क्या रिलीज होना चाहिए भाई, एड्रीनलिन। ऐसी कंडीशन में रिलीज होता है एड्रीनलिन, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स। सिंपल। फाइट अगर आप कहीं लड़ लिए है ना, तो अचानक से आप घबरा जाओगे, तो ऐसी कंडीशन। फ्लाइट मतलब ऊंचाई पे जो आप लोग चढ़ते पहली बार फ्लाइट में बैठे तब, फ्राइट मतलब डर जाना, सिंपल सी चीज। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई, तो इसे इमरजेंसी भी हम लोग बोलते हैं। ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी अगर आपके पास आ रहा है तो क्या नाम लिखेंगे, यहां पर आप लोग नाम लिखेंगे एड्रीनल ग्लैंड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस के लिए। जो टेस्टिस होते हैं ना, वो ह्यूमन मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज होती है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना, ठीक है। टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करेंगे, और टेस्टोस्टेरोन का काम होता है बॉडी में मसल को बिल्ड करना। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो बॉडी की बनावट होती है वो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल दोनों की डिफरेंट होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, ह्यूमन मेल के अंदर जो बनावट होती है थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, ठीक है, थोड़ा सा मसल साइज इंक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमन फीमेल की बात करें तो वहां पर ऐसी कंडीशन नहीं होती। सिंपल सी चीज। अब यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर कहां पर आपके पास चेंज आएगा, ब्रेन में आएगा, थॉट, मूड्स, फीलिंग, फेस में चेंज आएगा, हेयर, बियर्ड, मुस्ताचे आपके इंक्रीज करेंगे, सिंपल सी चीज। नेक में चेंज आएगा, चेस्ट में चेंज आएगा, ठीक है, अंडर आर्म्स में चेंज आएगा, पेनिस एंड टेस्टिस में आपके पास एनलार्जमेंट यहां पर देखने को मिलेगी, और लेग्स और हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी की सारी चेंजेस ह्यूमन मेल और फीमेल में टोटली डिफरेंट होते हैं। कभी किसी फीमेल के आपने फेस पर हेयर ग्रो होते हुए देखे हैं, अगर देखें तो वो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और यहां पर हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन मेल के लिए, देखो ना बियर्ड आई हुई आराम से मस्त, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो अब देखते हैं, ओनली इन मेल्स, प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और याद रखना मेल गैमीट भी बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म। यही स्पर्म तो होता है जो ह्यूमन फीमेल ओवम के साथ जाकर के फ्यूज करता है और क्या करता है, आगे बच्चे पैदा करता है, न्यू जनरेशन फॉर्म करता है, सिंपल सी चीज है। अब टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। अगर हम बात करें मेल की फीचर क्या होते हैं भाई, आप आवाज थोड़ी सी डीपर सुनेंगे, है ना, पिच थोड़ी सी लो हो जाएगी, लेकिन फीमेल के केस में आवाज पतली हो जाती है, पिच हाई हो जाती है। ये जो सारे चेंजेस है ना, ये हार्मोनल चेंजेस हैं जो आप देखने को यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब फीमेल के अंदर अलग चेंजेस आएंगे, मेल के अंदर अलग चेंजेस आएंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी लिखी हैं। बात करते हैं ओवरीज, तो मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी, जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग स्टेज में देखने को मिलता है। फीमेल में पहले आ जाता है प्यूबर्टी, और मेल के अंदर थोड़ा सा बाद आता है। यूजुअली लोग ऐसा मानते हैं प्यूबर्टी आ गई मतलब मैच्योरिटी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्यूबर्टी का मतलब है कि आप लोग सेक्सुअली डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है। ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं,
सिंपल सी चीजें क्या होता है, वहां पर पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन मेल के अंदर क्या स्टार्ट होता है, ह्यूमन मेल के अंदर वॉइस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, बियर्ड्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे मसल साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यही आपने देखा, बस याद रखना वहां पर क्या इंक्रीज, वहां पर क्या रिलीज हो रहा था, वहां पर रिलीज हो रहा था टेस्टोस्टेरोन, यहां पर रिलीज होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम लोग प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी टाइम हार्मोन भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन तो नॉर्मल रिलीज होता ही रहता है। इनके फंक्शन क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे हमारे पास क्या सॉफ्ट स्किन हो गई, ठीक है, और इसके बाद वॉइस उनकी, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये कहाँ होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। तो ये सारी कंडीशन और चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस को, मैंने कहा ना आपसे प्रेगनेंसी टाइम हार्मोन है, तो वो क्या करेगा, ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन। मेंटेन करता है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। मैंने कहा मेंटेन करता है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। अब चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी। 10 से 12 साल के अंदर आ जाती है प्यूबर्टी फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर थोड़ी और 2-4 साल बाद आती है ना, लड़के तो होते ही बेवकूफ हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो भाई फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी का होता है। अब यूजुअली क्या होता है, आप लोगों ने क्लासेस में देखा होगा, कोचिंग में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, एक होता है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई है या आपको लगता है कि हम अपनी इस चीज को ऐसे सुधार सकते हैं, तो आप लिख करके बता दीजिए, हम उस चीज को ठीक कर लेंगे, उस पर वर्क करेंगे। देखो काफी टाइम क्या होता है ना, जब एक पूरा सिस्टम बनता है, मान लो एक पूरी कोचिंग को बिल्ड किया गया, तो वहां पर ना बड़े धुरंधर बैठाए जाते हैं, बहुत धुरंधर होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का, कोई बायो का, कोई साइंस का, कोई कैसा, सब बिठाए जाते हैं। और कहा जाता है कि आप अपने स्पेसिफिक फंक्शन पे काम करो। आपका फंक्शन क्या है, आपका वर्क क्या है, बच्चों तक सही चीजें पहुंचाना। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि कुछ ना कुछ चीज, देखो हर चीज 100% नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने जो काम किया है वो 100% हो गया, तो इसका मतलब आपने सीखना बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपने सीखना छोड़ दिया, सीखने की कैपेबिलिटी खत्म कर ली। और अगर सीखने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई ना, तो यकीन रखना भाई कुछ नहीं कर पाओगे। हर वक्त हर जगह पर कोई एक पॉइंट होता है जहां चेंज हो सकता है। तो वहां पर ना आप, बच्चे होते हैं, बच्चा क्या करता है ना, नोटिस करता है टीचर को, कहता है सर थोड़ा सा ना ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, शायद थोड़े नोट्स ऐसे होंगे तो बेटर रहेगा सर, ऐसा। तो उस चीज को ना जब कोचिंग इंडस्ट्री अप्लाई करना शुरू करती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे इवॉल्वमेंट होता है। और जब एवोल्यूशन होता है ना, तो बहुत तगड़ा होता है। लेकिन सोचो यार, अगर हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म में कोई फॉर्म भर रहा है, कोई उसका फीडबैक ले रहा है, कोई उसे समझा रहा है, कोई कर रहा है, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तब तक तो व्यक्ति नहीं पटलेगा, है ना, 1-2 जनरेशन आ जाएंगी उसकी। नहीं, यहां पर फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब हम लोग लेते हैं डायबिटिक से। मान लीजिए कि इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो आप पैनक्रियास से बोला जाएगा भैया इंसुलिन को सिक्रीट कर, तो वो इंसुलिन को सिक्रीट करेगा ताकि बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहे। लेकिन सोचो अगर इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया तो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, तो अब उसे लो करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेस और डेफिशिएंसी हार्मोन को समझाना, उन्हें देखना, मतलब समझाना मतलब समझना, और फिर उनके ऊपर एक्ट करना। तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास। यहां पर हम बात करें फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। एक बार आप लोग यहां देख लीजिए कि शुगर लेवल बढ़ेगा, पैनक्रियास सेल उसे डिटेक्ट करेंगी, इंसुलिन को सिक्रीट करेंगी, इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद वो क्या करेगा, ब्लड के शुगर लेवल को नॉर्मल कर देगा। ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आप लोग देखेंगे यहां पर हमने जितने भी हार्मोन पढ़े हैं, जितने भी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, देखो कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन को निकाल रही है वो यहां पर है, फिर उसका फंक्शन क्या है वो यहां पर है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास है कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या ऐसा मानिए आप ग्रोथ हार्मोन आपके पास है। ग्रोथ हार्मोन कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। कहां पर प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द ब्रेन। क्या काम है भैया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल। ज्यादा निकलेगा हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, कम निकलेगा हाइट कम हो जाएगी, सिंपल सी चीज। आगे आ जाइए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहां से निकला, थायराइड ग्लैंड से। क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सिंपल सी चीज। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आया पैराथॉर्मोन, याद है वो चार डॉट, पैराथायरॉइड ग्लैंड वहां पर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए काम क्या है इसका, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करना। और इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आया थाइमस। थाइमस हमारे पास कहां है, थाइमस हमारे पास लोअर नेक में प्रेजेंट होता है, चेस्ट के साइड में प्रेजेंट होता है, इस साइड में जहां माइक देख रहे हैं ना आप, यहां कहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर है। क्या काम होता है आपका, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। अब इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करेगा, मैं आपको बताता हूं कि थाइमस जो होता है ना, छोटे बच्चे का बड़ा सॉफ्ट होता है, आप ऐसा मानिए। सॉफ्ट होने की वजह से वो, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसमें ना कैल्सिफिकेशन होता है, वो जम जाता है, आप ऐसा मानिए, मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक है। उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, सिंपल।
अब बात आती है इंसुलिन, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जैसा आप देख सकते हैं। एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, आप जानते हैं आपकी ब्रीदिंग रेट, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है ताकि आप इमरजेंसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हम लोग पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है कहां से? टेस्टिस से, मेल के अंदर, और मेल के लिए ग्रो करता है। एस्ट्रोजन फीमेल ओवरी से रिलीज होता है और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक को ग्रो करता है। तो ये सारा का सारा चार्ट है, एक बार इस पर निगाह मार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बात करते हैं आगे की। तो नेक्स्ट आपके पास इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, तो आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम बात करते हैं आगे नए टॉपिक की। चलिए बच्चा पार्टी, अब बारी आती है भैया प्लांट की। अब आपने ह्यूमन बीइंग को पढ़ लिया। मैंने क्या कहा, ये चैप्टर हमारे पास कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट आता है एनिमल का। एनिमल के अंदर वापस से हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का और एक पार्ट होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। आपने दोनों पढ़ ली है। अब बात आती है प्लांट की। अब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है ना, वैसे प्लांट के अंदर भी होता है, सिंपल सी चीज है। अब लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हमारे पास स्पेशलाइज सेल है, हमारे पास स्पेशलाइज टिश्यू है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे मसल की शेप एंड साइज चेंज हो सकती है, लेकिन यहां पर ये लाइट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये एज इट इज एकदम से मतलब आपके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम से उठ और चलने शुरू कर दे। उसके पास वो पानी के बिहाफ पर मूव कर रहा है, वो लाइट के बिहाफ पर भी मूव करता है, लेकिन दोनों का फंक्शन एकदम सेम है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है 2 टाइप की मूवमेंट। जैसे हम बात करें, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, मसल प्रेजेंट नहीं होती। अब इसके बाद क्या होता है ना, टच मी नॉट प्लांट आपने सुना होगा। स्टिमुलस आपके पास, जैसे हमारे लिए स्टिमुलस होता है ऐसे प्लांट के लिए स्टिमुलस होता है, सिंपल सी चीज। अब हमारे पास 2 टाइप की मूवमेंट होती है, एक नेस्टिक और एक होता है हमारे पास ट्रॉपिक। नेस्टिक जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स करती है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है, उसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि वो स्टिमुलस के पास जा रही है, दूर जा रही है, कोई लेन देन नहीं है। स्टिमुलस आया वो एकदम से नॉन डायरेक्शनल भागना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें कहीं पर अगर डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है, मतलब डायरेक्शनल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, या तो वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स या फिर उससे दूर यानी अवे, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ट्रॉपिक। और ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होती है, याद रखना इस चीज के लिए, मूवमेंट के लिए। तो मैंने क्या बोला, नेस्टिक क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इसे ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर हम बात करें ट्रॉपिक के लिए, इसे ग्रोथ से लेना देना है, ये ग्रोथ पर ही डिपेंड करती है, या तो स्टिमुलस के पास या फिर उससे दूर। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब आप लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए 2 टाइप से देख सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। मैंने क्या बोला, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, या तो वो जाएगा स्टिमुलस के पास या उससे दूर। अगर वो स्टिमुलस के पास जा रहा है, ठीक है, यहां पर आप देखिए, व्हेन अ प्लांट पार्ट ग्रो और मूव टुवर्ड्स द, ये इंपॉर्टेंट है, मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यही बात करें कि नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन क्रिएट होगी, तो नेगेटिव क्या करता है, उससे दूर भागेगा। वो पास भाग रहा था, ये दूर भागेगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। और यहां पर क्या कर रहा है, सच एज रूट ग्रोइंग टुवर्ड द वाटर और स्टेम, जैसे भाई स्टेम है, रूट है, हमारे पास रूट है, स्टेम है, ये सारे कहाँ जाते हैं, इन्हें पानी चाहिए, पानी की तरफ भागने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। व्हेन अ प्लांट ग्रो और मूव अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलस से अगर दूर भाग रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, लाइट से दूर भाग रहा है, देख सकते हैं लाइक रूट ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ये जो हमारे पास है टर्म, इसके अंदर क्लासिफिकेशन क्या आती है, इसमें एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। एक सिंपल वर्ड में समझाता हूं। फोटोट्रॉपिज्म रिलेटेड टू लाइट, और आपके पास थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर क्या होता है, टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना अंगूर वगैरह की बेल लगी होती है, वो ऐसे 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 लिपटती हुई जाती है आगे, उसे बोल रहा है। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड है, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर, और कीमोट्रॉपिज्म आपका केमिकल से रिलेटेड है। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। जैसे फोटोट्रॉपिज्म का मतलब आता है, या तो वो क्या करेगा, या तो मूव करेगा टुवर्ड द लाइट या फिर मूव करेगा अवे फ्रॉम द लाइट। अगर टुवर्ड द लाइट मूव कर रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगर उससे दूर भाग रहा है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या फोटोट्रॉपिज्म, क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज है। अब आप ये देख सकते हैं कि मूवमेंट लाइट के बिहाफ पर जो मूवमेंट होती है वो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, फोटोट्रॉपिज्म। अब ये 2 टाइप की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, नेगेटिव का मतलब अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये हमें यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब याद रखना है यहां पर, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि जर्मिनेटेड बीन सीड केप्ट इन अ फ्लास्क आपने यहां पर रखा, एक जर्मिनेटेड बीन सीड को आपने यहां पर रखा, यहां पर आपने रोशनी प्रोवाइड करना शुरू करा, लाइट प्रोवाइड करनी शुरू करी, तो इसने क्या करा, अपने आप को उस तरफ बेंड कर लिया। इट मीन से क्या हुआ, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आया जियोट्रॉपिज्म, भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और या फिर उसके या तो ग्रेविटी की तरफ या उससे दूर, सिंपल। पॉजिटिव मतलब क्या होता है हमारे पास, प्लांट पार्ट ग्रो करते हैं मतलब टुवर्ड द ग्रेविटी, डाउनवर्डेड। ठीक है, जैसे कि हमारे रूट्स हो गए। लेकिन नेगेटिव जो हमारे पास होता है ये अवे फ्रॉम द
ग्रेविटी, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है, ये हमारे जैसे स्टेम हो गया, उसका रूट हो गया। अब आता है कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म वही केमिकल का रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो यहां पर ना पॉलिनेशन हम लोग लेते हैं कि पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आकर के उस पर स्टिक कर गया, स्टिक करने के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन अब आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, वापस से आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक होता है बच्चों पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, एक होता है नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ये देखिए, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, एक होता है नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। पॉजिटिव मतलब टुवर्ड द केमिकल, जैसे पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड द ओव्यूल्स, और अवे फ्रॉम द केमिकल, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव वापस से सेम, क्या है ये, वाटर के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स करता है वाटर के लिए। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जहां पर पानी प्रेजेंट है वहां भाग जाएगा, तो देखिए मूव टुवर्ड दी वाटर, और नेगेटिव मतलब क्या हो गया, मूव अवे फ्रॉम द वाटर, ये वाटर से दूर भागेगा। ये देखिए हमारे पास पोर्शन दिख रहा है आपको, सिंपल। अगला आता है थिग्मोट्रोपिज्म, मैं कहता ना बेल लगी होती है, तो आपने ऐसा देखा होगा अंगूर की बेल लगी होना, ठीक है, ये सारी मनी प्लांट के अंदर भी सेम कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास जो होता है इसे बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। टेंड्रिल्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जो भी उसे दिखता है ना उसके ऊपर ऐसे घूमना शुरू कर देता है, सिंपल सिंपल सिंपल, उसे फॉलो करता हुआ, ठीक है। और ये याद रखना कि दे आर सेंसिटिव टू टच एंड शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, मीनिंग दे ग्रो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट दे टच। इसका मतलब ये इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर मान लो आपने एक लकड़ी लगा दी वहां पर, ठीक है, और ये क्या करेगा, उसे टच करेगा, उससे सेंस कर लेगा, सेंस करने के बाद उसी के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगा, सिंपल। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है नेस्टिक मूवमेंट। तो टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि भैया हमारे पास होता है कि या तो दूर भागेगा या पास भागेगा, और ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, वो मूवमेंट जो होती है ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। अब जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो होती है नेस्टिक मूवमेंट। इसे स्टिमुलस के आगे या पीछे भागने की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है ये। यहां पर आपको जो क्राइटेरिया देखने को मिलता है वो दो, एक होता है थिग्मोनेस्टी और एक होता है फोटोनेस्टी। इट मींस ये नॉन डायरेक्शनल है, और मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है, इन द सेंसिटिव प्लांट, जैसे हमारे पास मिमोसा हो गया, पीडिका, और क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं छुई मुई का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो एकदम से क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ये होता है, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास क्या, फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी का मतलब क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ये भी, ठीक है। अब ये जो होते हैं याद रखना, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, व्हेन द सरफेस, यहां पर आउटर सरफेस ग्रो मोर, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने डेंडेलियन देख लिया, ट्यूलिप देख लिया, ठीक है। यहां पर आप देखिए, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, एक होता है डे नाइट प्लांट। डे नाइट प्लांट आप लोगों ने सुना होगा, एक दिन में और एक रात में, ठीक है। तो यानी कि अगर फोटो सेंसिटिव है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्राइटेरिया आएगा जिसे हम बोलते हैं फोटोनेस्टी। लेकिन अगर हमारे पास टच मी नॉट टाइप है तो हमारे पास क्या आएगा, वो थिग्मोनेस्टी आएगा। क्या इतना क्लियर? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है कि ट्रॉपिक मूवमेंट और हमारे इसमें बेसिकली ट्रॉपिज्म वर्सेस नेस्टिक मूवमेंट में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, याद रखना इस चीज के लिए। ये हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट है और ये हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट है। इसे हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, यहां पर नेस्टिक आना चाहिए, ये लीजिए। ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट की बात हो रही है, तो इसे एक बार देखते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब या तो वो भागेगा टुवर्ड द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है, और वो क्या होती है हमारे पास, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। अब अगर हम बात करें, या तो ये परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते यूजुअली, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये रिवर्सिबल, टेम्परेरी रहेगा और रिवर्सिबल है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना क्लियर है? अब इसमें जो इसमें है स्लो एक्शन है। भाई एक बात बताओ, मनी प्लांट आपने लगाया, वो धीरे 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 टाइम लेगा ना, लेकिन ये टाइम नहीं लेता, ये इमीडिएट एक्शन करता है। क्या इतना क्लियर? अब इसे एक बार देखिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अब इसके यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब आते हैं प्लांट के हार्मोन। जैसे भाई उसमें क्या होता है, हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में दो टाइप, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है हमारे पास क्या, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट आपने पढ़ा। अब प्लांट के पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो वो मूवमेंट के थ्रू हेल्प करता है, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट पढ़ा आपने, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा उसके बिहाफ पर। अब वो वाला पोर्शन हो गया। अब एंडोक्राइन सिस्टम जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, इसी तरीके से प्लांट के पास भी हार्मोन्स होते हैं जो उसके लिए सेल डिवाइड करते हैं, सेल को एलोंगेट करते हैं, सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो सब चीज क्या है, उसे हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। अब प्लांट हार्मोन जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, याद रखना। प्लांट हार्मोन है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं मेरे लाल, इसे हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब यहां पर ना सबसे पहले तो सेल डिवाइड करेगा। भाई किसी चीज की ग्रोथ के लिए पहले छोटे 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 डिवीजन होंगे, ठीक है। अब वो एनलार्जमेंट होंगे, एनलार्ज होने के बाद डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन इसके अंदर चलती है, ठीक है। अब माइटोसिस, मियोसिस वगैरह कंडीशन आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और डिवाइड कर दें,
ठीक है, आपने क्या करा 46 थे, डिवाइड करके 46 और 46 में टूटे, इस कंडीशन को बोलते हैं माइटोसिस। लेकिन अगर 46 थे और 23 में टूट गए, इस कंडीशन को बोलते हैं मेयोसिस। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आ गए। अब जो टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं ना वो ये होते हैं, देखो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, जिब्रेलिन, इथाइलिन, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आया भैया हमारे पास ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रोमोट करता है सेल की एलोंगेशन के लिए। याद रखना, जैसे मान लेते हैं कि आपने सनलाइट को इधर रखा तो ऑक्सिन रहेगा, टिप पर प्रेजेंट होता है ये ऊपर, ठीक है। अब आपने अगर सनलाइट को थोड़ा जैसे मूव करा तो ये अपने आप को मूव कर लेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये काम किसका है? मूव कराने का, ऑक्सिन का काम है। फंक्शन याद रखना, ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करता है शूट में, ठीक है। कंट्रोल करता है फोटोट्रोपिज्म, जैसा मैंने आपको वहां पर बताया, जैसे ही लाइट एक साइड में जाएगी ये तुरंत शिफ्ट करना अपने आप को शुरू कर देगा। याद रखना इस चीज के लिए। फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है भाई, लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कहां काम करता है? आप देख सकते हैं वहां पर सीड के जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है, साथ में क्या करता है? फ्रूट डेवलपमेंट को भी प्रोमोट करता है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया सिंपल सी चीज, हमने ऑक्सिन के बारे में जो पढ़ा था उसी से रिलेटेबल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटो मतलब सेल डिवीजन, ऐसे याद रखना, मैंने कहा साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो याद रखना सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स में देखने को मिलता है। सेल डिवीजन मेन पोर्शन है, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं मेरे लाल, सेल डिवीजन मेन पोर्शन है। आगे आ जाइए। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। यार जैसे ह्यूमन बींग को स्ट्रेस होता है, प्लांट को भी तो होता होगा। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, प्लांट को कैसे स्ट्रेस हो सकता है? तो मेरे लाल, प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, वो बात अलग है कि उसके स्ट्रेस की कंडीशन अलग है। तो वो कैसे होता होगा? तो प्लांट को स्ट्रेस होता है पानी का, कि भाई पानी कम ना हो, ज्यादा ना हो। जैसे ही पानी कम होता है तो उसे क्या लगता है? पानी ना लॉस ना हो जाए, वाटर का लॉस ना हो, वो सारी चीजें बंद कर देता है, अचानक से बंद करता है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अब इसे एक बार पढ़ते हैं। ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को, इनहिबिट मतलब रोकना, रोकना। तो याद रखना अपोजिट में जो ऑक्सिन के और जिब्रेलिन के काम करता है वो कौन है? वो एब्सिसिक एसिड है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये कॉज करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, एकदम से उन्हें आपस में क्या कर लेगा? विल्ट कर देगा उन्हें। यहां तक की बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? डोरमेंसी इन सीड एंड बड्स। यहां तक कि आपको समझ में आ गई, स्ट्रेस हार्मोन को याद रखना है। इथाइलिन फ्रूट को राइप करने में, मतलब सड़ाने में काम करता है, ठीक है। मतलब जल्दी एज को बढ़ाने में जो हेल्प करता है वो इथाइलिन काम करता है, याद रखना इस चीज के लिए। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था ऐसे ही यहां पर आ गए। सबसे पहले ऑक्सिन कहां पर रिलीज होता है? शूट टिप, प्रोमोट करता है सेल एलोंगेशन, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। फिर आया जिब्रेलिन, भाई स्टेम रीजन, प्रोमोट करता है स्टेम एलोंगेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और साथ में फ्रूट एंड सीड के लिए क्या करता है? हमारे पास प्रेजेंट होगा, लोकेशन इसकी। नेक्स्ट आया एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन होता है, हम लोग जानते हैं, बहुत सारे प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। और इथाइलिन फ्रूट को राइप करने में हेल्प करता है, मतलब जल्दी एज को बढ़ाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया? ये हमारे पास फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए। आप इन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करेंगे, और अगर आप लोग यहां तक आ गए ना तो यकीन रखिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वन शॉट जो कि हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को खत्म कर दिया। और मैं एग्जाम के लिए सिर्फ इतनी सी चीज बोलना चाहूंगा कि 2x में इस लेक्चर को देख के खत्म कर देना। और मेरे लाल, अगर इतना कर लिया तो इसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चले बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी एक नए वन शॉट के साथ। थैंक यू सो मच।